ओके चलिए हम अब आगे से इस क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। और हम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स कर रहे थे और इसमें हमने काफ़ी सारे सवाल कर लिए थे। आइए, आई थिंक 33 तक कर लिए थे हमने, 34 से शुरू करते हैं। ओके तो देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी का कर्व सरफेस ऊपर रोल करता है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी v डैश है। इट रीचेज अप टू हाइट ऑफ मैक्सिमम हाइट यहाँ तक जाता है विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन। हमसे पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सो हमें मालूम है कि जो टोटल जो एनर्जी कंजर्वेशन होगा यानी कि 1/2 mv² 1 + k² रोलिंग एनर्जी इक्वल टू जाएगा mgh। ठीक है, जिस हाइट तक जाएगा वो जाएगी हाइट mgh। और इनिशियल पॉइंट पे जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv² 1 + k² r²। और यहाँ से m से m कट जाएगा। ठीक है, और 1/2 v² 1 + k² r²g। h की वैल्यू जो दे रखी है हमें दे रखी 3v²/4g। 3v²/4g दे रखी। ये g से भी ये g कट गया, ये भी 2 आ गया, ये v² से भी v² कट गया, तो k² r² इक्वल टू आ गया हाफ। और k² r² जो हाफ होता है वो होता है डिस्क के लिए। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है जिसको हम किया जा सकता है। When a mass is rotating in the plane about a fixed point, its angular momentum is, देखिए अगर एंगुलर मोमेंटम जो होता है इट इज ऑलवेज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। बिल्कुल, एंगुलर मोमेंटम द लाइन मेकिंग ए एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। ठीक है, जो देखिए एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है mv×r। तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये भी एक अच्छा सवाल है। एबीसी से इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ओ इज सेंटर है ना, एंड F1 F2 रिप्रेजेंट द 3 फोर्सेस अलोंग द साइड्स AB BC एंड SC। तो अपन इसको बना लेते हैं डायग्राम को। ये एक ट्रायंगल है आपका ABC। ओके, यहाँ पर ये दे रखा है, ये F3 फोर्स दे रखा है, और ये दे रखा है हमें F2 फोर्स, और ये दे रखा है हमें F1 फोर्स। हमसे रिलेशन पूछा है कि, अच्छा हमसे बोला है कि टोटल टॉर्क जो है वो 0 है। देखिए अगर टोटल टॉर्क 0 है तो हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं F3 की बात करता हूं तो F3 के लिए r×f जो आएगा वो आएगा डॉट। अच्छा, और अगर F2 की बात करता हूं, तो r×f ये आ रहा है, सॉरी, अगर मैं F3 की बात करता हूं तो r×f ये क्रॉस आएगा, इसका जो टॉर्क होगा वो नीचे की तरफ होगा। और अगर मैं F2 की बात करता हूं तो r×f जो आएगा वो बाहर की तरफ आएगा। इसी तरह से अगर F1 की बात करता हूँ तो r×f ये भी बाहर की तरफ आएगा। तो मैं इससे ये तो बोल सकता हूँ कि F3r इक्वल टू F1r प्लस F2r। इससे मैं ये भी बोल सकता हूँ F3 इक्वल टू F1 प्लस F2। तो टॉर्क की डायरेक्शन देखनी है बस, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड आपके मॉड्यूल में सब जगह दे रखा है। A circular platform is mounted on a frictionless vertical axis। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है। And its moment of inertia about the axle is 200 kg/m². Initially it has 50 kg. Main stand on the edge of the platform and begins to walk। देखिए हर केस में जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। हर केस में जो होगा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, यानी कि I ओमेगा इक्वल टू mvr हो जाएगा। ठीक है, और हमें I दे रखा है 200 kg/m², है ना। ओमेगा निकाल लेंगे, ओमेगा नहीं दे रखा है ना, ओमेगा निकाल लेंगे। m मास दे रखा है हमें 50 kg, और स्पीड दे रखी है हमें 1 मीटर/सेकंड, रेडियस दे रखी 2 मीटर। तो ओमेगा इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/2, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t, और ये 1/2। ठीक है, सो टाइम टेकन बाय ओमेगा इक्वल टू 2π/t। सो टाइम टेकन बाय मैन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। तो टाइम टेकन बाय द मैन टू कंप्लीट द 1 रिवॉल्यूशन। अब देखिए क्या होगा जब टाइम टेकन की बात करेंगे, है ना, तो ये हमारा हो गया ओमेगा 1/2। ठीक है, और टाइम टेकन हो जाता है 2π/ओमेगा। ठीक है, अब देखिए चक्कर क्या हो रहा है कि सर्कुलर प्लेटफॉर्म पे आदमी
करना, बिगिंस फॉर रिलेटिव टू द ग्राउंड, ठीक है। अगर वो उस पर घूम रहा है, सर्कुलर प्लेटफॉर्म पर घूम रहा है, वो इधर जा रहा है तो प्लेटफॉर्म इधर जा रहा है, यानी कि यही 2 पाई बाई 1/2 प्लस 1/2, 2 पाई बाई 1/2 प्लस 1/2 क्यों होगा? क्योंकि हमें रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालनी होगी। रिलेटिव एंगल, इसको पूरा चटने में कितना टाइम लगा, ये इधर जा रहा है और लेट्स से कि प्लेटफॉर्म भी इधर जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी होगी वो ऐड हो जाएगी। सो 2 पाई बाई 1/2 प्लस 1/2, दिस इज 2 पाई सेकेंड, तो आंसर हो जाएगा 2 पाई सेकेंड। अच्छा सवाल है। The moment of inertia of a uniform circular disc is maximum about an axis perpendicular distance passing through the, तो ये तो हमारी सिंपल सी पैरेलल एक्सिस थ्योरम में जाती है, I इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर। तो जिसका डिस्टेंस, जिस पॉइंट का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगा। तो हमें B का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं B का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट, द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग व्हील is given by the equation qt equal to 2tq minus 3t, the torque on the wheel becomes 0। देखिए टॉर्क जीरो कब हो जाता है, टॉर्क जीरो कब हो जाता है, टॉर्क इक्वल टू होता है आई अल्फा। टॉर्क जब जीरो हो जाता है, जब अल्फा जीरो हो जाता है, तो अल्फा निकाल लेते हैं इसका। अल्फा निकालने से पहले इसका हमें ओमेगा निकालना पड़ेगा, अल्फा निकालने से पहले हमें इसका ओमेगा निकालना पड़ेगा। इसका ओमेगा हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 6t² माइनस 12t, और अल्फा हो जाएगा 12t माइनस 12, और ये जीरो तब होगा जब t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये जीरो हो जाएगा। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, बिकॉज उस समय अल्फा भी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है ना, मिड पॉइंट से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर टू लेंथ है, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, वन ऑफ द एंड्स। तो देखिए ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, और यहाँ से आपका इस एक्सिस से हमें, इस एक्सिस से निकालना है, ये हमारी एक्सिस है जिससे हमें निकालना है। ये हमें आई नॉट दे रखा है, अच्छा ओके, दिस इज आई नॉट हमें दे ही रखा है, एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड्स। अच्छा, इस एंड से निकालना है हमें, इस एंड से निकालना है, ये हमें दे रखा है, इससे निकालना है, तो वही निकले आई इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर लग जाएगा। तो ये तो आई नॉट है ही सही, ये लंबाई L है, तो ये हो जाएगा ML स्क्वायर बाई 4, ML स्क्वायर बाई 4, क्योंकि लंबाई L/2 हो जाएगी, और MD स्क्वायर होता है D कितना हो गया L/2, तो D स्क्वायर हो जाएगा L/2 5। चलिए कोई बात नहीं, सही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। A small mass attached to a ring rotates on a frictionless table as shown. If the tension the string is increased by pulling the string, causing the radius of the circular motion to decrease by a factor of 2। तो दोनों केस में जो एंगुलर मोमेंटम होगा कंजर्व होगा, तो M1V1, देखिए MV1R1 इक्वल टू MV2R2, ठीक है। हमने क्या किया, रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन टू डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2, यानी कि अगर ये डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2 होगी तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2 हो जाएगी। तो आप देखिए m से तो m कट जाएगा, V1R1 इक्वल टू हो जाएगा V2, और ये हो जाएगा R1/2, तो इससे हम बोल सकते हैं V2 इक्वल टू हो जाएगा 2V1। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 MV1 का स्क्वायर, वो हो जाएगी 4V1 का स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4, काइनेटिक एनर्जी जो हो गई इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4 हो जाएगी। कैसे जाएगी, 4 इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 4 इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। गलती से ऑलरेडी टिक हो गया था। ओके, A circular disk of moment inertia it is rotating in horizontal plane about its symmetric axis with a constant angular speed. Another disk of moment of inertia dropped coaxially into the rotating disk. Initially the second disk has 0 is angular speed. Eventually both the disk rotate with a constant angular speed. तो देखिए इस केस में क्या होता है कि हमें हमेशा मालूम होना चाहिए जो लॉस का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी लॉस का फॉर्मूला होता है 1/2 I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का लॉस का फॉर्मूला होता है। चूंकि सेकेंड स्पीड की इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी स्पीड थी वो 0 थी, इसलिए हम बोल सकते हैं कि I1 I2 अपॉन 2 I1 प्लस I2 ओमेगा 1 का स्क्वायर, ये हम बोल सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या है। तो हमें ये दिख रहा है कि ये फोर्थ ऑप्शन इसमें बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ठीक है। दोनों का इनर्शिया अलग अलग दे रखा है, तो हम उसको अलग अलग कंसिडर कर सकते हैं।
नेक्स्ट, from a circular disc of radius r and mass 9 m, a small disc of mass m and radius r3 is removed concentrically. ठीक है, तो एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, इसकी रेडियस है r और इसका मास है 9m, तो इसका इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 9m r स्क्वायर बाई 2, ये इसका इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा. अब हमने इसमें से क्या किया, कंसेंट्रिक ये डिस्क रिमूव कर दी. जो ये छोटी जो डिस्क रिमूव करी, इसका जो मास है वो कितना है, इसका मास है m और इसकी रेडियस है r/3. तो ये तो टोटल का था, जो रिमूव्ड पार्ट है उसका हो जाएगा m r स्क्वायर बाई 9 इंटू 2, यानी कि m r स्क्वायर बाई 18. सो जो नेट इनर्शिया हो गया, जो नेट इनर्शिया हो गया आफ्टर रिमूविंग हो जाएगा 9 m r स्क्वायर बाई 2 माइनस m r स्क्वायर बाई 18. और यहाँ से हम अगर एम आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 9/2 माइनस 1/18. सो दिस इज 18, तो एलसीएम आ गया, दिस इज 81 माइनस 1. ओके, दिस इज 81 माइनस 1 विच इज 40/9 एम आर स्क्वायर, 40/9 एम आर स्क्वायर. तो हमें फर्स्ट ऑप्शन मिल गया. अच्छा सवाल है इनर्शिया के ऊपर. The solid cylinder and hollow cylinder, both of the same mass and same external diameter, released from the same height at the same time on inclined plane, both roll down without sleeping. Which one will reach the bottom first? देखिए कौन पहले पहुंचेगा, ठीक है, कौन पहले पहुंचेगा, ठीक है. याद रखिए A इक्वल टू होता है G साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है. यानी जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर छोटा होगा उसका एक्सेलेरेशन बड़ा होगा, उसका एक्सेलेरेशन बड़ा होगा यानी कि वो जल्दी पहुंचेगा. जितना के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर छोटा होगा उतना एक्सेलेरेशन बड़ा होगा. अगर हम होलो सिलेंडर की बात करते हैं, होलो सिलेंडर के केस में के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 होता है और सॉलिड सिलेंडर के केस में के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हाफ होता है. तो सॉलिड सिलेंडर के केस में ये हाफ होता है, तो सॉलिड सिलेंडर जो होगा वो पहले पहुंचेगा, ठीक है. हो सकता है इसका आंसर गलत दे रखा हो, बिल्कुल है ना, तो सॉलिड सिलेंडर पहले पहुंचेगा, इसका आंसर गलत दे रखा है. नेक्स्ट, इफ F is the force acting on a particle having position vector r cross r and t be the torque of the force. देखिए टॉर्क जो होता है वो हमेशा r क्रॉस f होता है, यानी टॉर्क हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है. अगर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो पोजिशन वेक्टर और फोर्स दोनों के साथ उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 आएगा. टॉर्क जो होगा वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर है. अगर टॉर्क प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उसका पोजीशन वेक्टर और फोर्स के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 आएगा. A thin circular ring of mass m and radius are rotating in a horizontal plane about an axis vertical to its plane with a constant angular velocity. The two objects each of mass attach gently to the opposite ends of diameter in the ring. तो देखिए पहले रिंग रोटेट कर रही थी, अब उस पर अपन ने कुछ अटैच कर दिया, ठीक है. तो क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा. इनिशियली जो रिंग थी उसका मोमेंटम इनर्शिया था आई और ओमेगा से रोटेट कर रही थी. अब टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम आर उनका अटैच कर दिया अपन रिंग के यहाँ पर दोनों एंड पे कुछ मास एम मास के ऑब्जेक्ट को अटैच कर दिया. इस रिंग की रेडियस है आर. तो नया इनर्शिया जो जाएगा वो हो जाएगा आई प्लस 2 एम आर स्क्वायर, आई प्लस 2 एम आर स्क्वायर. और अब इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी लेट्स से ओमेगा डैश, ठीक है. अब थिन सर्कुलर रिंग है ना, थिन सर्कुलर रिंग है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है. यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश. आर स्क्वायर कट गया तो ओमेगा डैश इक्वल टू हो जाएगा एम ओमेगा अपॉन एम प्लस 2m, एम ओमेगा अपॉन एम प्लस 2m. ये सवाल हो जाएगा. नेक्स्ट, 4 identical thin rods of each of mass m and length l form a square frame. Moment of inertia of this frame about an axis through the center of the square and perpendicular to its plane. तो देखिए क्या हो रहा है, ये 4 रोड से एक फ्रेम बना रही है. हमसे जो पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फ्रेम अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर टू इट. तो प्लेन से परपेंडिकुलर निकालना है. तो किसी एक रोड के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है, किसी एक रोड के लिए निकाल लेते हैं. ये होता है किसी एक रोड के लिए जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस ये लंबाई यह है तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 4,
ये L/2 है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, I इक्वल टू आई सी एम प्लस MD स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक रोड के लिए हो जाएगा ml²/3। तो 4 रोड होगी, तो 4 रोड के लिए हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 ml²/3 ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। नेक्स्ट, 4 आइडेंटिकल रोड्स, सेम सवाल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4/3 ml², तो ये तो सेम सवाल है, ये भी सेम सवाल है, अपन ने कर लिया था, ठीक है। ओमेगा m प्लस m, तो अच्छा ओमेगा m प्लस 2m, ये भी सेम सवाल है, अभी भी अपन ने किया था, दोबारा आ गया है। ये भी सेम सवाल है, डॉट प्रोडक्ट वाला अपन ने ये भी कर लिया था, दोबारा आ रहा है। हाँ, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द गायरेशन ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, तो सर्कुलर डिस्क का क्या होता है mr²/2 और mk1², तो k1 इक्वल टू हो जाएगा r/√2, ठीक है। रेडियस सर्कुलर डिस्क टू सर्कुलर रिंग, अब सर्कुलर रिंग का होता है mr² और ये हो जाएगा mk2², तो k2 इक्वल टू हो गया r। इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो ये हो गया 1:√2, इन दोनों का रेशियो क्या हो गया 1:√2। A thin rod of, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में a thin rod of length L and mass M is bent at the midpoint into 2 halves so that the angle between them is 60 डिग्री। तो देखिए एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, आई से समझते हैं। ये थिन रोड है, इन दोनों के बीच को ऐसे अपन ने बैंड कर दिया है, ठीक है। और ऑब्वियसली इसका मास m/2 हो जाएगा, लेंथ इसकी L/2 हो जाएगी, इसका मास भी m/2 हो जाएगा, इसकी भी लेंथ L/2 हो जाएगी। इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, लेट्स से कि एंगल इनकी 90 डिग्री है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बैंड रोड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द बेंडिंग पॉइंट, इस पॉइंट से निकालना है एंड परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली एक एंड पे निकालना है। एक एंड पे जो रोड के लिए होता है वो होता है ml²/3, तो चूंकि इनका मास ये है तो m/2 L² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L²/4 और डिवाइड बाई 3, ठीक है। और ये तो हुआ एक का, और 2 से करना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल बी, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज ml²/2 से मल्टीप्लाई करा ना, तो ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, ml²/12, ये हो जाएगा ml²/12। ये वापस सेम क्वेश्चन हो गया सर्कुलर डिस्क और सर्कुलर रिंग वाला। तो सर्कुलर डिस्क के लिए तो हमने बोला ही था mr²/2 होता है mk1², और इसके लिए रिंग के लिए होता है mr² इक्वल टू जाएगा mk2²। सो दिस इज 1:√2, है ना। ये हमने अभी भी सवाल किया था, दोबारा आ गया गलती से। नेक्स्ट, ओके, ये भी वापस सवाल आ गया, 90 डिग्री पे बैंड किया था हमारा, ml²/12 आंसर आया था, ये भी हमने सेम आंसर था, कर लेते हैं इसको भी। हाँ, ये एक अच्छा सवाल आ गया। एक यूनिफॉर्म रोड ऑफ रोटेट अबाउट, इट इज, यहाँ से इसको रोटेट करने के लिए फ्री है, रिलीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन गिवन दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टॉर्क अबाउट, अच्छा, तो देखिए रोटेट करेगी, ठीक है, तो टॉर्क लगेगा, और टॉर्क इक्वल टू होता है आई अल्फा, और टॉर्क इक्वल टू हमें ये भी मालूम है F×R होता है। इस एक्सिस के अक्रॉस निकाल रहे हैं, mg यहाँ पर लग रहा है, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी L/2, सो आई की वैल्यू जाएगी ml²/3, अल्फा निकालना ही है, टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स जो है वो mg सेंटर पर लग रहा है, और उसकी जो डिस्टेंस है एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो L/2 डिस्टेंस है, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 3g/2l, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 3g/2l। ये बड़ा स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है जो आपको याद रखना होगा। A particle of mass m moves in xy plane with velocity v along the straight line. The angular momentum of the particle with respect to us. तो ये देखिए, ये ऐसे जा रहा है पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल जा रहा है एक ए पोजीशन पे, एक बी पोजीशन में बताया गया है, हमें निकालना है विद एंगुलर मोमेंटम, निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकालना है तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आप देख सकते हैं वो हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, मास उसका कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम LA इक्वल टू LB होगा हमेशा, ठीक है।
The moment of inertia of a uniform circular disc of radius r and mass m about an axis touching the disc at its diameter and normal to disc. देखिए ये डिस्क है, टचिंग टू इट्स डायमीटर, टचिंग टू डायमीटर और नॉर्मल है. तो देखिए नॉर्मल है तो हम बोल सकते हैं एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और टचिंग है तो यानी कि एम आर स्क्वायर. सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे तो 3/2 एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर. नेक्स्ट, ये भी मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चंस हैं पर दोबारा बार बार आ रहे हैं. तो ये रॉड है जिसको हमने ड्रॉप किया और वही टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा और वही एफ एम जी बाई 2 एम जी इंटू एल बाई 2 लगेगा. तो वही 3g/12 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा. इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड 3g/12. ठीक है, सेम क्वेश्चन है. आइए, two bodies have their moment of inertia I and 2i respectively about their axis of rotation and their kinetic energy of the rotation equal. Then angular, देखिए kinetic energy और angular momentum में रिलेशन होता है L स्क्वायर अपॉन 2i. ये kinetic energy एंड angular momentum में रिलेशन होता है. ठीक है, तो L क्या है, angular momentum, और I क्या है, inertia. तो ये रिलेशन मालूम होना चाहिए. अगर दोनों इक्वल है तो L1 का स्क्वायर अपॉन 2i1 इक्वल टू L2 का स्क्वायर अपॉन 2i2, दोनों इक्वल है. अब इनका रेशियो क्या हो जाएगा, तो L1 अपॉन L2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट I1 अपॉन I2. इनका रेशियो दे रखा है 1:2, तो 1:2 यानी कि 1:√2, 1:√2. नेक्स्ट, a drum of radius r and mass m rolls down without slipping along an inclined plane of angle theta. The frictional force, देखिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है, फ्रिक्शनल प्रोवाइड फोर्स जो होती है टॉर्क प्रोवाइड करती है फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. सो इट डिक्रीज द रोटेशन, नो इट कन्वर्ट्स द ट्रांसलेशनल एनर्जी टू रोटेशनल एनर्जी, डिसिपेट्स एनर्जी एट हीट, डिक्रीज द रोटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन. नो, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है ये टॉर्क प्रोवाइड करती है. इसका मतलब है कि जो ट्रांसलेशन एनर्जी उसको रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट. एंड एक बार चेक भी कर लेते हैं कि हमारा आंसर हाँ बिल्कुल सही है. तो आरबीडी के हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर पीवाई को डिस्कस कर लिया है. अगले चैप्टर में हम एसएचएम को शुरू करेंगे. थैंक यू.